स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट, दैट इज सॉलिड स्टेट। 11th क्लास के अंदर आप लोग जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हो तो उसमें दो तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी करते हो। कौन कौन से? यस, गैसियस स्टेट एंड सेकेंड वन वाज लिक्विड स्टेट। और मैंने आपको वहीं पे बताया था कि सॉलिड स्टेट हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। 11th 12th के कुछ एक चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, कुछ पोर्शन आप उधर पढ़ते हो, कुछ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम सॉलिड से जुड़ी हुई हर जानकारी को पढ़ेंगे। सॉलिड कितनी तरह के होते हैं, ठीक। उसके बाद सॉलिड्स के अंदर पैकिंग किस तरह से होती है, पैकिंग का सबसे छोटा यूनिट क्या है, किस तरीके के अलग अलग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं पैकिंग में। आफ्टर दैट सॉलिड्स के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी, फिर सॉलिड्स के अंदर इम्परफेक्शंस भी होंगी, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम सॉलिड स्टेट के साथ, लिक्विड और गैसियस स्टेट के साथ थोड़ा सा हम कंपैरिजन पिक करेंगे, छोटी छोटी जनरल सी बातें जो आप ऑलरेडी लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट के बारे में जानते हो, इनके फिजिकल क्राइटेरियाज। सो ये सिंपल सी बातें हैं जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। अब हम थोड़ा सा लेवल ऊपर लेके चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां से बनता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड आपने देख लिया। सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड, इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वो कंप्रेस भी नहीं हो पाते। तो बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग हम सॉलिड्स को दो टाइप्स में बांटते हैं, एंड दोज आर एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, अब ये दोनों ही न्यू टर्म्स हैं आई थिंक आप लोगों के लिए। एमॉर्फस, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओमॉर्फ, इट मीन्स शेपलेस। अमॉर्फ का मतलब होता है शेपलेस, तो वहीं से बन गया एमॉर्फस। तो फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर कि इसकी कोई भी शेप नहीं होगी, इट इज शेपलेस। ओके, तो वो सॉलिड्स जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, दे आर एमॉर्फस। ओके, तो जिनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, उनका पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन। अब आपने कौन से क्रिस्टल्स देखे हैं? आपने शुगर के क्रिस्टल्स देखे हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखे हैं, है ना, मोहर सॉल्ट के क्रिस्टल्स देखे हैं। तो आपने वो शेप पर्टिकुलर देखी थी। क्रिस्टल्स चाहे छोटे साइज के बने, लेकिन उनकी ज्योमेट्री सेम रहती है, ठीक है। अब एमॉर्फस आपने कहां देखा होता है? कोयला तो देखा है, वुड बर्न कर गई, कोयला बन गया। कोयले की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, दैट इज एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। उससे भी बढ़िया ग्लास, कांच। कांच क्या है? दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स, राइट। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में डिफरेंसेस को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो यहां मैंने कुछ प्रॉपर्टीज इनकी एनलिस्ट की हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनकी शेप। तो जो एमॉर्फस हैं, दे आर हैविंग इरेगुलर शेप, इनकी शेप रेगुलर नहीं होती। लेकिन जो क्रिस्टलाइन है, दे आर हैविंग डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप, उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी, डेफिनेट शेप होगी, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। एमॉर्फस के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में जुड़े हैं, दे आर नॉट इन ऑर्डरली मैनर, वो ऑर्डरली मैनर के अंदर नहीं है। दे हैव शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, उनका ऑर्डर है बट उसकी रेंज बहुत छोटी है। लेकिन क्रिस्टलाइन के अंदर दे आर हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड यस, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करती हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मान लीजिए हमारे पास दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो ये जिधर तक भी आप इसको लेके जाएंगे, चाहे आप along द लेंथ और along द विड्थ जिस भी तरीके से
इसको आप एक्सटेंड करोगे, ये सेम ऑर्डर रहेगा, ए के बाद बी, बी के बाद ए ही आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ, दिस इज एंडलेस, ऐसे ही चलेगा। मीनिंग ऑफ लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज का क्या मतलब हुआ, ऑर्डर क्या होना चाहिए, ए बी ए बी, लेकिन यहां पे क्या होता है, ए बी ए ए ए, फिर बीच में कहीं बी आ गया, अब 3-4 बार बी ही आ गया, मतलब यहां पे ऑर्डर है, यहां पे ऑर्डर है, यहां पे ऑर्डर है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दे आर नॉट ऑर्डरली अरेंज्ड। ठीक है, इसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, जो अमॉर्फस होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बिल्कुल भी शार्प नहीं होते। आप लोगों ने अपनी बुक्स के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के टेबल्स देखे होते हैं, है ना, उसमें लिखा होता है कोई भी कंपोनेंट है, कंपाउंड है, चाहे मेटल है, उसका नाम, उसके सामने लिखा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन क्रिस्टलाइन के अंदर दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट है, लेट इट बी 430 केल्विन, तो जैसे ही ये टेम्परेचर आएगा वो एकदम से लिक्विड बन जाएगा। ओके, लेकिन इसके अंदर क्या है, कोई एक स्टूडेंट चेक करेगा तो लेट इट बी कि जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं, एक बच्चे का आंसर आया 410, दूसरे का आया 450, एक का आया 420, एक का आ गया 427। मतलब ये एक रेंज आ गई हमारे पास, 410 से लेके 427 के बीच में वो मेल्टिंग पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है, इट इज नॉट शार्प। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर, क्रिस्टलाइन के अंदर देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब हर जगह पे ए बी ए बी ए बी ही होगा। तो अगर हम 10 स्टूडेंट्स को भी सैंपल देंगे तो हर किसी की टेस्ट ट्यूब के अंदर सेम यही सैंपल गया। लेकिन क्योंकि इनके अंदर जो ऑर्डर है दैट इज नॉट सो रेगुलर, तो जैसे हम 2-2 की पेयरिंग कर रहे हैं, पहले स्टूडेंट के पास गया ए, दूसरे के पास बी ए, फिर आया ए बी, फिर ए, फिर बी बी, इसका आंसर कुछ और आएगा। इन दोनों का सेम हो सकता है, इसका इसके साथ मैच करेगा, इसका अलग होगा, तो एक रेंज बन जाएगी। क्योंकि इट इज शॉर्ट रेंज, जो सैंपल हम देंगे किसी में ए जाएगा, किसी में बी, किसी में वो कंबाइन जाएंगे, लेकिन वो सैंपल सभी के पास एक जैसा जाएगा। तो आप सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट निकालते हो या किसी भी कंपाउंड का लेबोरेटरी के अंदर आप मेल्टिंग पॉइंट निकालते हो ना, छोटी सी वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर सैंपल भरते हो, फिर उसके थर्मोमीटर के साथ लगा के वैक्स के अंदर उसको सस्पेंड कर देते हो, देन एकदम से जैसे वो फ्यूज करता है, हल्का सा मेल्ट करता है, आप उसी टेम्परेचर को थर्मोमीटर के ऊपर नोट कर लेते हो। तो क्रिस्टलाइन के लिए वो एकदम शार्प होगा, लेकिन जो हमारे पास एमॉर्फस हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा, देयर विल बी अ रेंज, वहां एक रेंज रहेगी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूज करने का मतलब कि वो पॉइंट जिसपे वो एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो देखिए, मेल्टिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर जिसके ऊपर वो फ्यूज करता है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन की डेफिनेट होगी कि इतनी ही एनर्जी लगेगी, ठीक है, इतनी ही एनर्जी लगेगी। लेकिन जो हमारे पास एमॉर्फस हैं, दे डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। डिपेंड करता है सैंपल कैसा है, रेंज होगा, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इट इज डेफिनेटली शार्प। मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मेल्टिंग। कि अगर मैं सिंपल बात करूं, अगर आइस को मेल्ट करना है, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद मेल्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, कितनी एनर्जी आइस ने एब्जॉर्ब की मेल्टिंग के लिए, ठीक है। मैं सिंपल सी बात करती हूं, आपको अगर पानी को बॉयल करना है तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो आपने कितनी एनर्जी सप्लाई की कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच गया। तो दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन यहां पे हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं, जब सॉलिड से लिक्विड बनता है।
जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड से लिक्विड बनेगा दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। कितनी एनर्जी लगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस है वो 430 केल्विन के ऊपर जब मेल्ट करता है तो लेट इट बी कि हमें 1000 किलो जाउल एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ती है। तो 1000 किलो जाउल इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, लेकिन 430 क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो दोनों चीजों में आपने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। ओके, अब देखते हैं इसके कुछ और कैरेक्टर्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लीवेज प्रॉपर्टी। देखिए, जो हमारे पास एमोर्फस सॉलिड्स हैं, जब आप इसको किसी शार्प एज्ड टूल के साथ, मतलब एक तीखे से चाकू से उसको कट करेंगे तो वो इरेगुलर सरफेस के साथ कटेगा। आप चाहे कांच को काटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ग्लास इज एमोर्फस, राइट, एमोर्फस है, उसको जितने भी शार्प एज्ड नाइफ के साथ आप काटें उसका सरफेस स्मूथ नहीं होता, दैट इज ऑलवेज इरेगुलर। When cut with a sharp edged tool, they cut into two pieces with irregular surface. लेकिन सेम चीज अगर आप किसी क्रिस्टलाइन को काटते हो with a sharp edged tool, they cut into two pieces with regular plane and smooth surface. Regular plane and smooth surface. जैसे क्रिस्टलाइन के अंदर आपके पास एक बड़ा क्यूब है, उसको काटोगे तो छोटे छोटे क्यूब्स निकलेंगे। ठीक है, सेम शेप के एंड विथ स्मूथ सरफेस उनका स्मूथ होगा और प्लेन बिल्कुल रेगुलर। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनाइसोट्रॉपी। एमोर्फस दे आर आइसोट्रॉपिक एंड क्रिस्टलाइन दे आर एनाइसोट्रॉपिक। अब ये एक नई टर्म आ गई, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है व्हाट इज आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। ओके, आप लोगों के घरों में आपने बल्ब देखा होगा, मैं CFL की बात नहीं करूंगी, जो येलो वाला बल्ब होता है जिसके अंदर वो टंगस्टन का फिलामेंट रहता है, अगर है तो आप उसको ऑन करके देखिए, उसकी रोशनी पूरे कमरे के अंदर बराबर जाती है, क्योंकि ग्लास क्या है, एमोर्फस, ग्लास इज एमोर्फस, और वो जो ग्लास है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जो उसकी टेंडेंसी है वो सारी डायरेक्शंस में एक जैसी है। तो आप लाइट ऑन करते हो, पूरे कमरे में एक जैसी रोशनी होती है, नो डाउट एलईडीज के साथ भी होती है, CFL के साथ भी होती है, बट उस बल्ब के अंदर फिलामेंट ग्लो करता हुआ दिखता है, इसलिए मैं उसकी बात कर रही हूं। या हमारे पास लालटेन है, लालटेन के ऊपर हम छोटा सा ग्लास लगाते हैं तो उसकी रोशनी भी चारों तरफ बराबर जाती है। ये ग्लास की क्वालिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, लाइट को रिफ्रैक्ट करके दूर दूर तक भेजने की टेंडेंसी। लेकिन अगर हम ग्लास की जगह पे डायमंड यूज करें, डायमंड इज क्रिस्टलाइन, राइट, हम डायमंड यूज कर रहे हैं, तो डायमंड के अंदर क्या होगा, जैसे लाइट गिरेगी तो क्या वो चारों तरफ बल्ब जैसी रोशनी दे सकती है? नहीं, वो ग्लो करता रहेगा अपनी जगह पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। उसके अंदर ही, डायमंड के अंदर जैसे एक बार लाइट अगर उसके अंदर एंटर कर गई, ठीक है, कितने सारे इसके फेसेस होते हैं डायमंड के, तो एक बार लाइट अंदर गई, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर इधर, वो अंदर ही घूमती रहेगी। लेकिन जो हमारे पास कांच का बल्ब है, ठीक है, तो उस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट यहां पे ग्लो करेगा वो चारों तरफ रोशनी एक जैसी फेंकेगा। ठीक है, तो इट इज द डेफिनेशन। आइसोट्रॉपिक मीन्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज in all directions. लेकिन crystalline they are anisotropic, means they have different physical properties in different directions. अब इसका रीजन क्या रहता है? जो हमारे पास क्रिस्टलाइन है उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री है, means they are having certain geometry along x axis, certain geometry along y axis and certain along z axis. तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू along द x एक्सिस कुछ और होगी, y एक्सिस कुछ और होगी और z एक्सिस कुछ और होगी।
लेकिन जिसके अंदर कोई ज्योमेट्री ही नहीं है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं, लाइट हर डायरेक्शन में बराबर जाएगी। ठीक है, हम कांच को तोड़ते हैं, हमारे हाथ से गिर गया, ग्लास गिर गया, है ना, आप पानी पी रहे थे, गिलास नीचे गिरा और वो टूट गया, तो आपने देखा क्या वो ऐसा होता है कि बड़ा गिलास टूटा और छोटे छोटे गिलास बन गए? नहीं होता ना। गिलास टूटता है क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो वो क्या करता है, आधे तिरछे छोटे बड़े इररेगुलर पीसेस में बंट जाता है। लेकिन एक बड़ा डायमंड तोड़ेंगे तो छोटे छोटे डायमंड उसमें से निकल आएंगे, क्योंकि बड़ा डायमंड इज अ बिग क्रिस्टल ऑफ स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स यूनाइटेड टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर। क्रिस्टलाइन दे आर ट्रू सॉलिड्स, इनको हम कहेंगे दीज आर ट्रू सॉलिड्स, लेकिन ये होते हैं स्यूडो सॉलिड्स। देखो स्यूडो का मतलब क्या होता है, पी इसमें साइलेंट होता है, ये मैं अलग अलग बता रही हूं, आपने भी अलग से नोट करना। PSEUDO, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो दीज आर स्यूडो सॉलिड्स, मतलब ये झूठे वाले सॉलिड्स हैं। ठीक है, दे आर द लायर्स, झूठे वाले सॉलिड्स हैं, ट्रू सॉलिड्स नहीं है। एंड सुपर कूल्ड लिक्विड्स, आप सबको पता है कांच कैसे बनता है, ग्लास कैसे बनता है ना, सिलिका को मोल्टन स्टेट में ले जाते हैं, SiO2, सिलिका को मेल्ट करते हैं, फिर उसको एकदम से कूल करते हैं, जिस डिजायर्ड शेप के अंदर आपको लेके जाना है आप उससे बना सकते हैं। मेरे कहने पे आप जरूर डॉक्यूमेंट्री सर्च करें हाउ ग्लास इज मेड, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ग्लास की अलग अलग शेप्स बन जाती हैं। हमारा जितना भी लेबोरेटरी का एपरेटस है वो इसी से बना हुआ है। तो दैट इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स। याद रखना, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो लेबोरेटरी के अंदर ब्यूरेट्स, पिपेट्स, देन जितनी भी टाइट्रेशन फ्लास्क हैं, बीकर्स हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स हैं, ठीक है, जितनी भी फ्लास्क आप लोग बनाते हो ग्रेजुएटेड, सारे के सारे दे आर मेड अप ऑफ ग्लास, राइट, बोरोसिल। अब एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल के अंदर आ गया ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स एटसेट्रा। देन क्वार्ट्ज, हमारे पास क्रिस्टलाइन के अंदर क्वार्ट्ज है, सोडियम क्लोराइड है, कॉपर मेटल है, सिल्वर मेटल है, गोल्ड मेटल है, कॉपर सल्फेट, जिंक ब्लेंडेड ZnS, देन कैल्शियम क्लोराइड एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्रिस्टल्स की एग्जांपल्स हैं। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मैंने आपको बताया था ना एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी, तो उनकी डेफिनेशन बहुत सिंपल, द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग सेम वैल्यू फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस इज आइसोट्रॉपी, और जो सब्सटेंसेस ये प्रॉपर्टी शो करते हैं दे आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। तो क्वेश्चन कैसे भी आए, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस पूछे जाएं तो वो सब्सटेंसेस which show isotropy, that is which have same value for physical properties in all directions. Anisotropy उसका बिल्कुल opposite, the property of having different values for physical properties in different directions is called anisotropy. तो substances showing anisotropy are called anisotropic substances. अब एक क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा कंपाउंड है जो एमोर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता हो? एग्जैक्टली है, दिस इज सिलिका, SiO2। तो सिलिका जिस वक्त क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनाती है इट इज क्वार्ट्ज, और जिस वक्त ये एमोर्फस बनाती है इट इज ग्लास, और आप इसको बोल देते हो सिलिका ग्लास। ठीक है, जब इसको सिलिका इज मेल्टेड एंड कूल्ड suddenly forms supercooled liquid, that is glass. लेकिन जो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है दैट इज क्वार्ट्ज। हमारी बहुत जो रिस्ट वॉचेज है उसमें क्वार्ट्ज यूज होता है। आप देखना अपनी अपनी रिस्ट वॉच चेक कीजिए, उसमें लिखा होता है, टाइटन की कितनी सारी वॉचेज हैं आप लोगों ने देखी होंगी, टाइटन उसके नीचे लिखा होता है क्वार्ट्ज, HMT क्वार्ट्ज।
जो भी ब्रांड की आपने वॉच ली हो, अगर आप उसको चेक करेंगे तो उसमें क्वार्ट्ज यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये हीट को बियर कर जाता है। और जो भी रिस्ट वॉच है उसके अंदर जो छोटी छोटी मशीन्स लगी हुई हैं उसके वजह से हीट भी तो प्रोड्यूस होती है ना, ठीक है। अच्छा, ग्लास और क्वार्ट्ज दोनों का स्ट्रक्चर ही बता देगा। क्वार्ट्ज के अंदर देयर इज अ डेफिनेट ज्योमेट्री, और इन दोनों के एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अच्छा, बहुत सी ओल्ड बिल्डिंग्स के अंदर अगर कहीं पे ग्लास लगा हो, शीशा लगा हो, मोस्टली विंडो पैन्स के अंदर, तो एक चीज वहां नोटिस होती है, वो क्या, कि ये मान लीजिए विंडो पैन है और उसके अंदर ये ग्लास लगा हुआ है। विंडो पैन के अंदर लेट इट बी कि ये ग्लास फिक्स्ड है, ठीक है, कांच के कितने सुंदर सुंदर डिजाइन वहां पे लगे होते हैं। तो होता क्या है, इस ग्लास की मोटाई जितना वो यहां नीचे टिका हुआ है ग्लास, नीचे वाले पोर्शन में ग्लास जो है ऊपर वाले पोर्शन के मुकाबले में मोटाई ज्यादा होगी। कि अगर शुरू में वो 8 mm का ग्लास था, ठीक, तो उस ग्लास की जो विड्थ थी, ठीक है, मैं इसको हल्का सा विड्थ शो कर रही हूं, तो बिगिनिंग के अंदर ये जो विड्थ थी इट वॉज 8 mm, यहां पे भी और यहां पे भी। लेकिन बहुत सालों के बाद बिल्डिंग टूट भी गई, तो जब हमने देखा कि विंडो पैन के अंदर ये जो ग्लास लगा है, तो ऊपर ये 8 नहीं होगी, इट मे बी 4 to 6 mm, और यहां पे इट विल बी मोर देन 8, इट मे बी 8 to 12 mm। तो ग्लास का जो लोअर पोर्शन है वो मोटा हो जाता है, बिकॉज जब उसको हीट मिल रही है, ग्लास को कितने मौसम निकल गए, तो धीरे धीरे करके वो सुपर कूल्ड लिक्विड है भाई, गर्म करोगे वो फिर से मोल्टन स्टेट में चला जाएगा, लेकिन उसको मेल्ट होने जितनी हीट तो मिल नहीं रही, फिर भी वो धीरे 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 हल्का हल्का बहता हुआ नीचे की तरफ के ग्लास को मोटा कर देता है। यही रीजन है कि जो कबाड़ वाले हमारे घरों में कांच इकट्ठा करने के लिए आते हैं, दैट इज सेंट फॉर रिसाइकलिंग। तो ग्लास को रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल सिलिका का, दैट इट एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म। अब हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की वेरियस फॉर्म्स। नेक्स्ट इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ब्रॉडली आपने सॉलिड देखे क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, अब देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप्स। तो देखिए, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, ionic, covalent, molecular and metallic, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इज ionic, then covalent, molecular, metallic, ठीक है। तो इधर हमने लिखी है इनकी प्रॉपर्टीज, लेट्स सी हाउ दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो मैं इनको यहां पे भी डिमार्केट कर देती हूं सो दैट जरा सी भी मिक्सिंग होने के चांसेस ना रहे, ओके। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये किससे मिलकर बने हैं? एज द नेम इंडिकेट्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ आयॉन्स। आयॉन्स मतलब इसके अंदर होंगे केटाइंस एंड एनाइंस, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल दे दूं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या लिखते हो इसको? NaCl। एग्जांपल मैं लास्ट में लिखने वाली हूं, यहां सिर्फ हम पहले इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। तो जितने भी आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, बहुत सारे क्रिस्टल्स जो आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर देखे हैं, तो कोई भी आयोनिक क्रिस्टल हो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? आयंस, और वो कौन होंगे? केटाइंस एंड एनाइंस। नेक्स्ट इज कोवलेंट, कोवलेंट सॉलिड। तो कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? एटम्स के बीच में। तो क्वाइट ऑब्वियस इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है दे आर एटम्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स किससे बनेंगे? क्वाइट ऑब्वियस मॉलिक्यूल से, ठीक है। मेटेलिक, मेटल के अंदर जो पैकिंग होती है दैट इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ पैकिंग। उसके अंदर क्या रहता है? अब वहां पॉजिटिव नेगेटिव केटाइन एनाइन नहीं होंगे। मेटल के अंदर मेटल का जो
एटम है उसका पॉजिटिव पोर्शन दैट इज नोन एज केर्नल, और जिसकी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे बिहेव एज एनाइन। तो इट्स लाइक वो जो पॉजिटिवली चार्ज केर्नल्स हैं दे आर इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं है, वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, ओके। सो मेटेलिक इट इज पॉजिटिव कैनल्स इन द सी ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देन बाइंडिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनको आपस में बाइंड करके जो फोर्सेस रखती है वो कैसी हैं? आयनिक के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कोवलेंट के अंदर एटम्स हैं, और आपको पता है कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, इट इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बीच में कौन रहता है? कोवलेंट बॉन्डिंग। अब बारी आई मॉलिक्यूल्स की। अब देखो मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़ सकते हैं, या तो उनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, इधर भी डाइपोल इधर भी डाइपोल, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, या उनके बीच में होंगी लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस और वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। जहां कोई फोर्स नहीं वहां वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या फिर क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे मैं आपको बताऊंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड एक मॉलिक्यूलर सॉलिड आइस। आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल दे आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, नेक्स्ट इज मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे होती है? देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव कैनल्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। देन फिजिकल नेचर, फिजिकली ये जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं दे आर हार्ड बट ब्रिटल। सभी के घरों में आप लोगों ने जो मार्केट में खुला नमक बिकता है देखा होगा, ठीक है, कैसे उसके क्रिस्टल्स होते हैं, और वो इजीली आप क्रश कर लेते हो, दैट इज इजीली क्रशेबल, आसानी से टूट जाता है। तो हार्ड बट ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स इजीली ब्रेकेबल। देन कोवलेंट, कोवलेंट के अंदर जो फिजिकल नेचर की अगर हम बात करें तो इट वेरी फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड। बहुत से कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जो बहुत ही सॉफ्ट हैं, एंड बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं विच आर वेरी वेरी हार्ड। डायमंड इज दैट एग्जाम्पल। डायमंड के अंदर क्या है? कार्बन कार्बन एटम्स जुड़ी है थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग, एंड डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड। डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिस्टल। देन molecular solid, again it vary from soft to hard. Then metallic, metals are hard but malleable and ductile. मेटल हार्ड होती है लेकिन आप उसको बीट कर करके उसकी शीट्स बना सकते हो और उसकी वायर्स ड्रॉ कर सकते हो। ओके, देन मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स का बहुत हाई होता है, इट इज इन द रेंज ऑफ 1500 केल्विन, और कोवलेंट कंपाउंड्स वेरी हाई in the range of 4000 Kelvin. Then molecular usually very low. Molecular है, अब आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी सी एनर्जी चाहिए. Then metals moderate to high, कम भी थोड़ा ज्यादा भी, है ना. आपको पता है गोल्ड मेटल जो हमारे गोल्ड स्मिथ्स होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, वो काम करते हैं, तो वो जो ब्लो पाइप से गोल्ड के आर्टिकल के ऊपर ऐसे आग फेंकते हैं, उसी में गोल्ड मेल्ट कर जाता है, इकट्ठा सा होके ग्लोब्यूल सा बन जाता है. तो मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज मॉडरेट टू हाई. देन बाइंडिंग एनर्जी, इन मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, आयॉन्स को आपस में बाइंड करके रखने के लिए कितनी एनर्जी लगती है. जब ये आयनिक कंपाउंड बना तो कितनी एनर्जी बाहर गई, क्योंकि उतनी ही एनर्जी लगाएंगे तो ये मॉलिक्यूल टूटने वाला है. सो इट इज हाईएस्ट, मैंने बताया था ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. हाईएस्ट रेंज क्या है, 400 से लेके 4000. एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाने को जुड़ी हैं तो इनकी जो है वो रेंज 150 से लेके 500 किलो जाउल पर मोल, एक मोल के पीछे इन टर्म्स ऑफ किलो जाउल. देन मॉलिक्यूलर बहुत कम, इवन लेस देन 40 किलो जाउल पर मोल. और उसके बाद मेटल्स वेरी करती है लो टू हाई, दैट इज 70 किलो जाउल पर मोल से लेके 1000 किलो जाउल पर मोल. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. आयनिक कंपाउंड्स दे आर इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट. आप सोचें, आपने एक नमक का बीकर भर लिया और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए एंड इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने वाले आयॉन्स तो है ही नहीं.
these are insulators in solid state but conductors in molten state. अगर ये मेल्ट हो जाते हैं they will form cation and anion, या फिर इनको पानी में घोल दिया जाए, even then they will generate positive and negative ions and they will conduct electricity. Then covalent compounds, these are insulators except graphite. Graphite and diamond both are examples of covalent solids. दोनों ही क्रिस्टलाइन है, लेकिन ग्रेफाइट इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. डायमंड और ग्रेफाइट के डिफरेंसेस आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, इसलिए मैं इसको यहां पे पिक नहीं करूंगी. सो it is a good conductor due to that particular one non-bonding electron. Then moleculars, they are insulators, they don't conduct electricity or heat. मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. जब आइस पानी के सरफेस के ऊपर फ्रीज हो जाती है तो इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शीट. ये बाहर की कोल्ड वेव को अंदर नहीं जाने देती, तभी एक्वेटिक लाइफ, हमारे जो पोलर रीजन्स हैं आपने देखा होगा वहां पे हर तरह की एक्वेटिक लाइफ है. इवन उसके ऊपर आइसबर्ग्स रहते हैं, लेकिन उसके नीचे जो पानी है वो इतना ठंडा नहीं होता. ठीक है, तो इंसुलेटर ये बाहर की ठंड अंदर नहीं आने देती. आइस की वो जो कवरिंग है दैट बिहेव एज इंसुलेटर. तो मॉलिक्यूल्स दे आर इंसुलेटर्स, लेकिन मेटालिक की अगर हम बात करें तो दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अदर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब आप एग्जांपल्स देखिए, आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी. आयनिक के अंदर सारे आयनिक कंपाउंड जिनको आप लोग जानते हो, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फाइड, और भी जो आपका दिल करे आप नोट कर लेना. ठीक है. देन कोवलेंट के अंदर डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं. माइंड इट, ये बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. डिटेल के लिए आप 11th क्लास का पी ब्लॉक एलिमेंट्स देख सकते हैं, वहां आपको डायमंड और ग्रेफाइट के डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे. देन क्वार्ट्ज, क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना सिलिका की, तो कौन सा टाइप है ये? कोवेलेंट. एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, दिस इज द सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस. एंड डायमंड, दिस इज द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस, दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. एंड दिस इज सिलिकॉन कार्बाइड, इसको बोलते हैं कार्बोरेंडम. कार्बोरेंडम, राइट. एंड it is the second most hardest substance of the universe. Then molecular के अंदर solid carbon dioxide, जिसको क्या बोलते हैं? dry ice. बिल्कुल आइस होती है. जितने भी हमारे कोल्ड स्टोरेज हैं दे मेक यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. वो पानी वाली बर्फ यूज नहीं करते, अदरवाइज कोल्ड स्टोरेज के अंदर सब कुछ गल सड़ जाएगा. देन आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं. आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट it has metallic luster and crystalline structure. उसके बाद सिंपल आइस, ये भी तो सॉलिड होती है. देन मेटालिक के अंदर आप एग्जांपल्स ले सकते हो. ऑल टाइप ऑफ मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, जिनको आप जानते हो उन सभी को आप इसमें ऐड कर सकते हो. सो दीज वर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. और उसमें उन्होंने जो आपने अभी तक पढ़ा, हमने दो कंसेप्ट किए आज, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, और ये कुछ उन्होंने दे दिया हमें कंपोनेंट्स और बोला है कि इनको आप क्लासिफाई कीजिए एज एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन. एग्जाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था. मैंने बहुत बार देखा है कि उन्होंने नेप्थलीन दे दिया और कहा कि टाइप ऑफ सॉलिड, एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, या कुछ एक और फॉर्म्स दी होंगी, या ट्रू फॉल्स के अंदर दिया होगा. सो इनमें से हम एक एक करके चुनते जाएंगे, जो जो आता जाएगा इनको लिखते जाएंगे. सबसे पहले नेप्थलीन. नेप्थलीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसके क्रिस्टल्स होते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वाला जो है हमारे पास, दिस इज नेप्थलीन. नेक्स्ट इज टेफ्लॉन. देखो टेफ्लॉन क्या होता है? CF2 polymer, tetrafluoroethylene, this is Teflon. It's a polymer. जितने भी polymers हैं they are amorphous. ठीक है. Teflon it's a type of ethene का derivative है, तो it is amorphous. It is Teflon
Next is polyurethane. It is also a special type of plastic, means again it is polymer. तो ये रहा polyurethane. ये क्वेश्चन में आया हुआ था कि ये एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है. देस उसके बाद है बेंजोइक एसिड. दीज आर ऑल्सो क्रिस्टल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजोइक एसिड. नेक्स्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट. आप पीछे करके आए हो. पोटेशियम नाइट्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. पोटेशियम नाइट्रेट. नेक्स्ट इज सेलोफेन. सेलोफेन आप यूज करते हो ना, वो स्टिकिंग टेप होती है. दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीमर और दिस इज एमॉर्फस. सेलोफेन को अगर आप कई बार तोड़ने की कोशिश करते हो तो आड़ी तिरछी ही कटती है, अदर देन जब तक आप उसको नाइफ से या सीजर्स के साथ ना कट करें. उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको आप बोलते हो पीवीसी. दिस इज ऑल्सो पॉलीविनाइल क्लोराइड. दिस इज पॉलीमर. तो इट इज ऑल्सो एमॉर्फस. पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी की आपने पाइप्स देखी हैं और कभी वो पाइप टूट जाए तो उसके जो सरफेसेस हैं दे आर नॉट रेगुलर. ठीक है, मेन डिफरेंसेस आप अच्छे से जानते हैं. ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड के बाद है फाइबर ग्लास. ग्लास तो एग्जांपल ही एमॉर्फस का है. तो ये रहा फाइबर ग्लास. इट इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ एमॉर्फस. नेक्स्ट इज कॉपर. कॉपर इज क्रिस्टलाइन, मेटल है. तो ये रहा कॉपर. उसके बाद है जिंक सल्फाइड, ZnS. इट इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन है. तो इस तरीके से आप इनको एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के अंदर डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी. जो आपने अलग अलग तरह के टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखे, अब उनको क्लासिफाई करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास, मैंने इनको नोट कर लिया जो जो कैटेगरीज उसने दी हैं. तो हम वन बाय वन इन कंपाउंड्स को पिक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज P4O10, राइट. इट्स अ मॉलिक्यूलर सॉलिड. P4O10 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाते हैं. सो ये आया इस कैटेगरी में. दिस इज P4O10. इसको फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी बोलते हैं और टेट्राफास्फोरस डेकॉक्साइड. देन ग्रेफाइट. आपको पता है ग्रेफाइट इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट. कोवलेंट को नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं. तो इसमें आ गया ग्रेफाइट. ओके, नेक्स्ट इज सिलिकॉन कार्बाइड. आपने इसको भी किया था. इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स, सिलिकॉन कार्बाइड. देन देयर इज ब्रास. नाउ ब्रास, इसको हम किस में काउंट करेंगे? मेटालिक में, क्योंकि इसमें दो मेटल्स मिक्स्ड हैं. उसके बाद है रुबीडियम. रुबीडियम इज अ प्योर मेटल. तो रुबीडियम आ गया मेटालिक के अंदर. रुबीडियम इज अ मेटल. ओके, रुबीडियम के बाद है आयोडीन. आयोडीन के होते हैं क्रिस्टल्स एंड इट इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड. उसके बाद में है अमोनियम फॉस्फेट. इट इज एन आयोनिक कंपाउंड. तो ये आया यहां पे. दिस इज अमोनियम फॉस्फेट. अमोनियम फॉस्फेट के बाद है लिथियम ब्रोमाइड. दिस इज अगेन एन आयोनिक कंपाउंड. तो ये रहा लिथियम ब्रोमाइड. उसके बाद है सिलिकॉन. सिलिकॉन एटम जुड़कर नेटवर्क बन जाता है. अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड्स. नेक्स्ट, इसके बाद है प्लास्टिक्स. यस, प्लास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स. तो यहां पे आ जाएंगे प्लास्टिक्स. उसके बाद में है P4. P4 इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिसमें फास्फोरस की एटम्स आपस में कनेक्टेड हैं. 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस टू फॉर्म अ कंपाउंड. तो इट विल बी अ मॉलिक्यूलर सॉलिड. दिस इज P4. अगेन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड. दिस इज ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, dry CO2. So in this way we classify the given entities. अब देखो, जैसे आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं उसी तरीके से फास्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं. तो ये P4 इस तरीके से कनेक्टेड होता है. 1 2 3 4. फिर ये नेक्स्ट आगे
नेक्स्ट आगे इस तरीके से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाते हैं. ड्राई आइस, जिसको हम ड्राई CO2 बोलते हैं. तो इस तरीके से ओनली देयर वर टू आयोनिक कंपाउंड्स, देयर वर ओनली टू आयोनिक कंपाउंड्स एंड 3 कोवेलेंट, 1 2 3 4 molecular, 2 were metallic and 1 was amorphous, that is plastics. So it was all about classification of solids, either it is amorphous or crystalline or various types of crystalline solids. Stay tuned for the upcoming video. और कुछ जानकारी हासिल करेंगे solids के बारे में. Till then, complete your notes.